हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जुलाई वाले मंथ्स के करंट अफेयर्स को उठाया है। जुलाई वाली जो मैगजीन है उसको हम लोग अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट कर दिया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स सेक्शन में न्यूज इन शॉर्ट्स कंप्लीट हो चुका है और एक आर्टिकल कवर हो चुका है। आज जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास सभी क्लासों से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि आज की क्लास में मेंस के लगभग 2 से 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। जो मेंस में आपका टॉपिक है यूपीएससी के जीएस 3 में, उसके 2-3 टॉपिक मैं आज आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसी से आपको अधिक कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, मेंस के प्री के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, और सिलेबस के साथ जो है इन कंटेंट्स को हम लोग एकदम कम्प्रहेंसिव वे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट पे। पहले आज आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। क्या है कि देखिए, जीएस 3 का ये सिलेबस है और हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आज आपको दो टॉपिक्स कवर कराऊंगा। आप सिलेबस को याद कर लिया करिए। सिलेबस में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, और हर साल वहीं से प्रश्न बनता है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता। तो इसमें आज आपको 2 टॉपिक मैं कवर कराऊँगा। पहला क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जिसमें मैं एमएसपी और मूल्य संबंधी जो विषय हैं, ठीक है, मूल्य संबंधित कृषि मूल्य संबंधित विषय जो हैं उसको मैं करा दूंगा आज। दूसरा मैं पढ़ाऊंगा पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। यहाँ एक मेंस का टॉपिक है पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स को कराने का मेरा मूल मकसद ये है कि विजन आईएएस के मैगजीन में ये चीज़ें दी हुई हैं, तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, यानी कि मतलब बेसिक नोट्स जो होने चाहिए वो भी हैं। विजन आईएएस मैगजीन का जो है ये कंटेंट है, तो ये एक वैल्यू एडिशन है, ठीक है। और प्लस मेंस के क्वेश्चंस और प्री के क्वेश्चंस के साथ जो है ये टॉपिक आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम लोग बेसिकली करंट अफेयर के साथ साथ जो है स्टैटिक टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो पहले हम अपना देख लेते हैं कि कृषि उपज का मूल्य निर्धारण। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको एमएसपी पढ़ाऊंगा। एमएसपी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले चलिए इसको पढ़ते हैं। प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सबसे महत्वपूर्ण है कि न्यूज में क्यों रहा है ये प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि जो कृषि उत्पाद है उसकी जो प्राइस ही थी, ठीक है, मूल्य निर्धारण था उसका कृषि उपज का, वो न्यूज में क्यों रहा वो देखते हैं। क्या हुआ कि बीच में टमाटर ने आपको दिखा कि खुदरा मूल्य में उसकी काफ़ी वृद्धि देखी गई थी, यानी कि खुदरा कीमतों में, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो कृषि वस्तुओं की कीमत है उसकी मूल्य स्थिरता है, ठीक है, उस पर क्या हुई, चर्चा शुरू हो गई। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पहले हम जान लेते हैं कि टमाटर से जो सबसे बड़ी बात है कि टमाटर के प्राइस को इंक्रीज़ करने का मुख्य कारण क्या रहा। 2 चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कृषि मूल्य पे संबंधित जो कैसे मूल्य निर्धारण होता है, ठीक है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं, मूल्य जो होती हैं, वो कीमतें जो होती हैं वो किसमें, उसका जो मांग और आपूर्ति में संबंध क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे की राह क्या है, मूल्य निगरानी और नियंत्रण के लिए तंत्र क्या है, और इसी के साथ साथ जो है मैं आपको एमएसपी, उससे संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह भी मैं बताऊंगा, जिससे आपका लगभग जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। एमएसपी बताने का कारण एकमात्र यह है कि मूल्य निर्धारण जो है कहीं ना कहीं जो कृषि उत्पाद होते हैं उसमें मूल्य निर्धारण में एमएसपी भी आता है, ठीक है। कीमतों में जिस कीमत पर बेची जाएगी और जिस कीमत पर प्रोक्योरमेंट होगा उसमें एमएसपी भी एक प्रक्रिया के रूप में है। इसलिए मैं एमएसपी पढ़ा रहा हूँ, चूँकि वह सिलेबस से आपके लिंक है, तो इंटर रिलेटेड टॉपिक है वो, तो इसीलिए मैं उसको इंटरलिंक्ड है, तो इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, टमाटर की कीमत में वृद्धि हेतु उत्तरदायी कारक क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। पर इसमें ये है कि अनियमित मौसमी दशाएं हैं। पहली बात कि अनियमित मौसमी दशाएं हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, अप्रैल मई के दौरान टमाटर की कीमतों में कमी हो गई थी, जिसके कारण क्या था कि बहुत सारे जो उपज थे वो जो किसान थे उन्होंने जल्दी जो है फसल को बीच में छोड़ करके बेच दिया, जिससे क्या हुआ बाद में कि मतलब इसकी कमी हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि जो कई सारे जगहों पे जो है किसानों ने जो ऊंची कीमत वाली फसल थी, जैसे कि कोलार में बीन्स की खेती को शुरू कर दी किसानों ने, ठीक है, उदाहरण के तौर पे, तो उससे भी हुआ बहुत क्या हुआ कि वायरस का प्रभाव पड़ा। कहाँ पे, महाराष्ट्र में कुकुम्बर मोजेक वायरस के हमलों से प्रभावित हुई, और वहीं दक्षिण कर्नाटक में टोमेटो मोजेक वायरस से प्रभावित हुई फसल। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे प्री के हिसाब से,
अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देखें, यूपी पीसीएस का पेपर देखें तो हर साल लगभग प्री में अल्टरनेट ईयर पर फसलों से संबंधित या जो मनुष्यों से संबंधित जो है वायरस हैं और डिजीज़ हैं उससे प्रश्न बना है। और मैं आपको अब यूपी पीसीएस का पेपर उठाइए और पीवाईक्यूज देख जाइए, इसमें आपको ये मिल जाएगा, कुकुम्बर मोजेक वायरस भी मिल जाएगा और टोमेटो मोजेक वायरस भी मिल जाएगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। ये टोमेटो मोजेक वायरस से जो प्रभावित होने वाली फसल क्या है यूपी पीसीएस के लिए, तो एकदम समझ लिए ये रामबाण है। यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए वन लाइन के तौर पे बना है, एकदम बना हुआ है। टोमेटो मोजेक वायरस में क्या है, टमाटर है, तम्बाकू है, मिर्च है और कुछ सजावटी जो पौधे हैं इससे ये प्रभावित होते हैं। अच्छा, कुकुम्बर मोजेक वायरस से क्या होता है, सीएमवी से खीरा, खरबूजा, बैगन, टमाटर, गाजर, सलाद पत्ता, ठीक है, ये से कुछ जो होते हैं पौधे होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रसार कैसे होता है कि संक्रमित बीजों, पौधों और कृषि उपकरणों से होता है। और इसमें क्या होता है कुकुम्बर मोजेक में कि एफिड कीटों द्वारा फैलता है, रस चूसने वाले जो है एफिड जो होते हैं रस चूसने वाले कीट होते हैं, ठीक है, और उसी से जो है ये फैलता है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस समझ लीजिए कि ये मोजेक वायरस है और कि क्या क्या फसल होती हैं। अब है कि एक फैक्ट है, फैक्ट को देख लेते हैं, फिर अपना मेंस के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। फैक्ट ये है कि मौसम और राज्य दियाट भारत में टमाटर का उत्पादन, भारत में टमाटर की दो महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं। पहली है रबी फसल, दूसरी है खरीफ फसल। तो रबी फसल क्या होती है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होती है, और खरीफ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी कि क्या है, देखिए कि जैसे टमाटर की दो महत्वपूर्ण फसल होती है, पहली रबी में और खरीफ में। रबी में कहाँ होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र। खरीफ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र जो है उसमें खरीफ और रबी दोनों के अंतर्गत होता है, ठीक है, टमाटर। अब ये आप बात जान लिए बस। अब यहाँ से क्या है, अब आता है आपका कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण, पहला। दूसरा क्या है, कृषि उपज में मूल्य निर्धारण में चुनौतियाँ, और ये सब मेंस के कंटेंट है, ठीक है, एमएसपी वगैरह। तो अब देखते हैं कि कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण कैसे होता है और किन किन फैक्टर्स पे ये निर्भर करता है, वो पहले देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी कृषि उत्पाद का जो मूल्य निर्धारण है उसका जो है यही फैक्टर होता है जिससे जो है उसका मूल्य निर्धारण होता है। पहला होता है कि फार्म गेट, सीधे खेत से। दूसरा, कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण में कौन सा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो है प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट। दूसरा टर्मिनल मार्केट, और तीसरा जो लास्ट में सबसे क्या होता है, खुदरा या फुटकर जो विक्रेता होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रोल अदा करते हैं कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। जो फार्म गेट होता है यानी सीधे गेट से कैसे होता है, जैसे किसानों का जो विक्रय मूल्य होगा, पहला चीज़ वो। फिर क्या होगा कि जो पैकिंग होगी और लैंड कंसोलिडेशन होगा उसका लागत, और एग्रीगेटर का मार्जिन, ठीक है। इससे क्या होगा, तीन चीज़ें मिल करके ये जो है फार्म गेट यानी सीधे खेत से जो तुम्हारा मूल्य जो है निर्धारित होती है, ठीक है। प्राथमिक बाजार में क्या होता है कि मंडी शुल्क लगती है, कंसोलिडेटर और एग्रीगेटर का मार्जिन होता है, सामग्री प्रबंधन के लिए जो श्रम होता है उसका लागत लगती है, जो भी होगा। टर्मिनल मार्केट में ऐसे ही और फुटकर मार्केट में ऐसे ही। ये चीज़ था आपको समझने के लिए कि जो कृषि उत्पाद होते हैं उसका मूल्य कहाँ से निर्धारित होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कृषि उपज के समय जो है मूल्य निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या हैं, कृषि उपज के मूल्य निर्धारण में चुनौतियाँ क्या हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्या है कि मेंस में आलोचनात्मक ये दे देगा, आलोचनात्मक विवरण लिखिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या फिर चुनौतियों को कृषि उपज के समक्ष चुनौतियों को कृषि उपज के मूल्य निर्धारण में चुनौतियों को दर्शाते हुए, ठीक है, इसके समाधान के उपाय लिखिए। ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, तो बन जाएंगे तो फिर आपको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। पहला चीज़ होता है जलवायु परिवर्तन। होता क्या है कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें उपज और उत्पादन, ठीक है, उपज और उत्पादन ये कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, ये कहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जलवायु से संबंधित जो चीज़ें होती हैं जलवायु पर निर्भर होता है। भारत में अधिकतर जलवायु पर निर्भर होता है। वर्षा अधिक हुई पैदावार अधिक होगी, वर्षा और अधिक हो गई पैदावार नष्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें है ये निर्भर करता है। अच्छा, अब क्या है, इनपुट सब्सिडी और मुद्रास्फीति। पहली चीज़ क्या है कि इनपुट सब्सिडी में उतार चढ़ाव और मुद्रास्फीति की जो व्यापक क्रॉप पैटर्न है उसको प्रभावित करती है। जैसे क्या है, जो सब्सिडी कहाँ मिलती है, उर्वरक पे, बीज पे, विद्युत पे, ठीक है, ये सब्सिडी होती है। अच्छा, ये अब मुद्रास्फीति की जो स्थिति होगी वो भी क्या करेगी कि आपके जो कृषि उपज का जो मूल्य निर्धारण होगा यानी जो जिस प्राइस पर बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, उसको निर्धारित करने में ये जो है ये इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। अब यहाँ पे आता है एमएसपी खरीद प्रक्रिया में विकृति। मैं आपको एमएसपी क्यों पढ़ाने वाला था, इसीलिए पढ़ाने वाला था क्योंकि क्या है कि एमएसपी भी इसमें एक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है।
तो मैं इसको एमएसपी कंप्लीट करने वाला था। देखिए एमएसपी क्या है कि 22 फसलों के लिए घोषणा की जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बोलते हैं 22 फसलों के लिए। लेकिन क्या होता है कि मुख्य तौर पे चावल और गेहूं ही बड़े पैमाने पर खरीद की जाती है। मुख्य रूप से चावल और गेहूं ही बड़े पैमाने पर खरीद की जाती है। यहाँ आप एक समय ठहरिए, यूपीएससी के मेंस में शायद 2019 में या 20 में प्रश्न आया कि चावल और गेहूं जो है यही सबसे मुख्य फसल के रूप में उभरे हैं। ठीक है, इन इसकी विसंगतियों को बताते हुए कृषि के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को बताइए, समाधान लिखिए। ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस था, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देने वाला हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से एमएसपी में चावल और गेहूं ही खरीदे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो छोटा जो हिस्सा है, मान लीजिए 22 फसलों पे एमएसपी घोषित हुई, दो ही मुख्य जो फसल हैं वो सबसे अधिक खरीदी जाती हैं। तो 22 फसलों में से 20 क्या हो गई, लाभान्वित नहीं हो पाती उस तरह से जिस तरह से चावल और गेहूँ होता है। तो इससे क्या होता है कि एक इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इससे जो है ये भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। फसल रोग है, फसल रोग में भी क्या है कि कई रोगों के कारण या तो फसल नष्ट हो जाती है या जो है इससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे क्या होता है, कीमत में उतार चढ़ाव होता है। दूसरी तीसरी चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट में रहा और आप भी जानते हैं न्यूज में क्यों रहा, वैश्विक बाजार का प्रभाव। जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ, ठीक है, तो आपको मैंने जब IR में पढ़ा रहा था तो वहाँ आपको बताया था काला सागर अनाज समझौता। आपको याद होगा अभी दूसरे तीसरे दिन पहले 2-3 दिन पहले जो IR की क्लासेस में आपको बताया था काला सागर अनाज समझौता। ये था क्या, ये था इसलिए कि जो रूस के यूक्रेन के 3 बंदरगाह थे उनसे जो है और इस्तांबुल तक एक काला सागर में सुरक्षित मार्ग था। किस लिए, अनाजों के आवागमन निर्यात के लिए। चूँकि क्या थे कि इससे उन युद्धों से जो अनाज की कीमतें थीं, गेहूं की और चावल की वगैरह की, उससे क्या थी, वो प्रभावित हो रही थी, वो कीमतें बढ़ रही थीं। इसीलिए समझौता कराया गया ताकि जो है इसके लिए सुरक्षित मानवीय जो है गलियारा हो, जिसमें कोई दिक्कतें अनाज के आयात निर्यात में न आए। यही आपका काला सागर अनाज समझौता था। ठीक है, आप क्लास देखिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो इसी कारण से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता हुई, ये भी जो है क्या करती हैं कि मांग आपूर्ति में जो है परिवर्तन लाती हैं और इससे भी जो है हमारी जो फसलों होती हैं उनका और जो अनाज होते हैं, जो कृषि के उत्पाद होते हैं, उसकी कीमतें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के कारण भी कीमत में उतार चढ़ाव होता है। जैसे क्या होती है कि मशीनीकृत उपकरणों का क्रम प्रचलन होता है, तो लागत क्या है आपकी ज़्यादा आएगी। मौसम के आंकड़ों का उपयोग नहीं होगा तो मौसम संबंधी जो चरम मौसम संबंधी जो घटनाएं होंगी उससे पहले अधिक हम सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, सुरक्षित ना होने के कारण क्या होता है कि हमारी जो फसल होती है उसके उत्पादन में गिरावट आती है। वैज्ञानिक तरीके का उपयोग ना होने के कारण फसल कटाई के बाद की जो अवसंरचना होती है उसकी लागत सहन करने में बहुत सारे भारत के जो ग्रामीण आबादी है वो सक्षम नहीं है। प्रसंस्करण और परिवहन संबंधी सुविधाएं जो हैं भारत में आज भी जो है विद्यमान नहीं है। कृषि प्रसंस्करण एक अलग टॉपिक है, यूपीएससी के GS 3 में ये भी लिखा हुआ है, तो इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा जब GS का मेंस का सिलेबस मैं शुरू करने वाला हूँ। तो ये सारे कुछ है चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों में से अगर आप 5 चुनौतियाँ भी लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चुनौतियाँ हो गया। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे क्या है कि जो कृषि जिंसों की कीमतों में वृद्धि होती है, यानी मूल्य की अस्थिरता में वृद्धि कैसे होती है, जो क्या होता है कि मांग और आपूर्ति इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकूल संबंध होता है, तभी इस कारण की जो घटनाएं होती हैं वो सामने आती हैं। जैसे क्या है, आपूर्ति में आपूर्ति संबंधी प्रतिघात लगेंगे। ठीक है, भंडारण में गिरावट आएगा, फसलों की उत्पादकता में धीमी वृद्धि होगी, उत्पादन की बढ़ती लागत होगी, प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति होगी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें होंगी। मांग में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी, शिथिल मौद्रिक नीति होगी, आर्थिक विकास होगा, उससे क्या होगा कि डॉलर का अवमूल्यन होगा, सट्टेबाजी में जो है ये भी बढ़ोतरी होती है, तरल जैव ईंधन का बढ़ता उत्पादन। इससे क्या होती है कि इससे जो है प्रतिकूल परिवर्तन होता है, दोनों के बीच में प्रतिकूल संबंध है, इससे जो है मूल्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अब आता है कि मूल्य निगरानी और नियंत्रण के लिए तंत्र क्या विकसित किए गए हैं। इसमें कुछ प्री के पर्सपेक्टिव से हैं और कुछ मेंस के हिसाब से आगे की राह है। ये यहाँ पे आपको प्री के हिसाब से देखना है। प्री के हिसाब से क्या देखना है, ठीक है, जो ग्रीन वाली चीज़ें हैं वो प्री के हिसाब से हैं। क्या है कि मूल्य के नियंत्रण के लिए और निगरानी के लिए कोई सरकार तंत्र जरूर बनाएगी। तो क्या करती है, प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन एक होता है, प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन होता है। वो क्या होता है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत जो है, उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत क्या है कि मूल्य निगरानी प्रभाग चयनित होता है। ठीक है, जो क्या करता है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करता है।
होता क्या है कि मूल्य की स्थिति का विश्लेषण करता है और निवारक उपाय के लिए फीडबैक देता है। बाजार हस्तक्षेप, जो विशिष्ट बाजार हस्तक्षेप योजनाओं को लागू करता है ताकि जो क्या हो कि अस्थायी तौर पर राहत हो सके। अब क्या किया है कि केंद्र सरकार ने 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी के लिए 750 मूल्य निगरानी केंद्र की स्थापना का लक्ष्य किया है। ये इंपॉर्टेंट है, प्री में आप प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी आप जो इसको लिख सकते हैं। यानी क्या है कि प्रत्येक जिले में एक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी होगी या सेंटर होंगे जो क्या करेंगे, इसकी निगरानी करेंगे वस्तुओं की, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन्स, ये क्या है, ऑपरेशन फ्लड आप जानते थे उसी के तर्ज पे शुरू किया गया। ऐसा क्या है कि एफपीओ कृषि लॉजिस्टिक और प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन ग्रीन्स याद करिएगा, यूपीपीसीएस में और यूपीएससी के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए, ठीक है। एफपीओ कृषि लॉजिस्टिक, ठीक है, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को जो है ये बढ़ावा देगा। एफपीओ मतलब अब बताइए, किसान उत्पादक संगठन, यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, एफपीओज होते हैं। अब क्या है, टमाटर, प्याज और आलू टीओपी सहित खराब होने वाली जो 22 फसलों को इसमें क्या किया गया है, जो है शामिल किया गया है। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, क्यों बार बार, अच्छा अब ठीक है। इसमें मूल्य निगरानी के लिए 22 वस्तुएं अनिवार्य हैं, जिसमें क्या है, पहला खाद्यान्न है, दूसरा दालें हैं, खाद्य तेल है, सब्जियां और अन्य वस्तुएं हैं। इसको आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ और भी है, आवश्यक वस्तु अधिनियम भी सरकार ने बनाए हुए हैं 1955 में, ठीक है। इसका सरकार ने जब 3 कृषि कानून आए थे उसमें भी संशोधन के लिए इसमें भी आया था, ठीक है, बाद में जो रद्द कर दिए गए। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में क्या है कि केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं के उत्पादन, उनकी आपूर्ति, वितरण, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रण करने के लिए अधिकार देता है। इसमें क्या होती है कि वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता को विनियमित करने के लिए भंडारण की सीमा निर्धारित कर सकती है, मतलब कितना स्टोर होगा सरकार ये है निर्धारित कर सकती है। अब क्या होता है कि आगे की राह, जलवायु कृषि के अनुकूल, मतलब आगे की राह आप लिखेंगे आंसर्स में, आगे की राह लिखना होता है तो उसमें आप ये 3-4 पॉइंट जो दिया है उसको लिख सकते हैं कि जलवायु अनुकूल कृषि को अपनाना, ठीक है, बेहतर मूल्य निगरानी, जैसे कि ई नैम की योजना के तहत डेटा का इस्तेमाल करना, ठीक है। ई नैम योजना जो है, इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर करने वाला हूँ, उसको पढ़िएगा ई नैम का। और सबसे बड़ी बात है फसल विविधीकरण, यानी कि पैटर्न को प्रोत्साहित करना है। जो आपका प्रश्न था 2019 में शायद ये दिया था, 18 में दिया था कि गेहूं और धान की जो फसलें थी उन्होंने फसल विविधता को प्रभावित किया था, ठीक है। चूँकि क्या है कि एमएसपी के कारण होता क्या है कि 2 ही जो फसल हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जो है वो किसान उगाते भी हैं और उनकी जो है एमएसपी का लाभ भी 2 ही फसलें उठाती हैं। तो इसी कारण से वो प्रश्न पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट प्रश्न का था, मतलब प्रश्न यही था, 2019 के पेपर में है, आप उठाकर देखिएगा। विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन, ठीक है, फसल रोग प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि हो, जिससे कि आप फसल चयन और प्रबंधन को अपनाया जा सके। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भी उपयोग हो, डेटा साइंस और ब्लॉकचेन सिस्टम का उपयोग हो। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो फसल की कटाई है उसके बाद की अवसंरचना का निर्माण करना बहुत जरूरी है। कैसे कि जगह जगह भंडार स्थल हो, कोल्ड स्टोरेज हो, प्रसंस्करण सुविधाएं हो, मल्टी मॉडल परिवहन हो, जिससे क्या होगा कि जो कम समय में जो फसलें नष्ट हो जाती हैं उसको जो हम रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ है, उसको भी बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि उपलब्धता संबंधी जो दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी। ये कृषि मशीनीकरण तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। अब आता है आपका एमएसपी। एमएसपी संबंधित जो कुछ है प्रश्न है, एमएसपी संबंधित प्रश्न ये देखिए, 2020 में यूपीएससी के प्री में ये प्रश्न आया, क्या है, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन केस ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूटी एट ऑल लेवल विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये यूपीएससी का प्री का पेपर है, ठीक है। तो ये एमएसपी पे एक प्रश्न है गया। अब ये देखिए मेंस का पेपर है, मेंस का पेपर है, इसमें आप देखिए 2-3 चीज़ें हैं। क्या है, अब देखिए, हाल के दिनों में फसलों पर, कुछ फसलों पर जोर देने से, जैसे फसल पैटर्न में बदलाव आया है, ठीक है। बाजार उत्पादन और खपत पर जोर को विस्तार से समझाइए। जो कंटेंट हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं उसको भी वहाँ हम घुसा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि पेपर के हिसाब से प्रश्न तो लिखना, मतलब आंसर लिखने हैं, उसको प्रश्न को करना है ये, पर उसमें चीज़ें देखिए। अब यहाँ पे उसमें भी हम जो बहुत सी कंटेंट होती हैं जहाँ पे कॉमन चीज़ें होती हैं उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एमएसपी डायरेक्ट प्रश्न पूछा 2018 में। एमएसपी से आप क्या समझते हैं? एमएसपी किसानों को कम आय के जाल से कैसे बचाएगा, ठीक है।
आप देखिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से आ गया प्रश्न। तो ये प्रश्न क्या है कि डायरेक्ट आपका सिलेबस मैंने दिखाया था शुरू में ही, एमएसपी और खाद्य प्रबंधन वगैरह सारी चीज़ें दिखाई थी, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ जा रहे हैं। अब क्या है कि मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए ये 2-3 चीज़ें मैं आपको कुछ पढ़ा देता हूँ आज। इसमें आपको करना ये है कि देखिए भारत में जो एमएसपी है वो क्या है, 1965 में आई, 1965 में आई, ठीक है, 1965 में आई। उसमें क्या था कि इसमें किसकी समिति पे, लक्ष्मी झा समिति पे, लक्ष्मी झा समिति पे आई, ठीक है, लक्ष्मी झा समिति पे, इसको याद रखिएगा। अब क्या करता है कि एमएसपी की जो सिफारिश है कौन करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है इसकी सिफारिश करता है। वर्तमान में क्या होती है कि जो सरकार क्या करती है कि 22 जो है मुख्य फसलों के लिए, 22 मुख्य फसलों के लिए और प्लस क्या करती है एक गन्ना के लिए, यानी कुल मिलाकर के 23 फसलों के लिए जो है सरकार क्या करती है कि एमएसपी निर्धारित करती है। इसके लिए एमएसपी होता है और इसके लिए एफआरपी होता है। एमएसपी में 22 फसलें होती हैं। इंपॉर्टेंट देखिए इसमें क्या है कि एमएसपी में 22 फसलें होती हैं, ठीक है, 22 फसलें। इसमें क्या है कि 7 जो है अनाज है, 7 अनाज है, ठीक, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 जो है वो दालें हैं, 7 तिलहन है और 3 वाणिज्यिक फसल होते हैं, और 3 क्या है, वाणिज्यिक फसल होते हैं, ठीक है। सिफारिश कौन करता है, CACP, सिफारिश कौन करता है, CACP। और अंतिम निर्णय कौन लेता है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA, ये क्या करेगा, आपका अंतिम निर्णय लेगा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अब गन्ना के लिए क्या होती है, FRP होता है, FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसमें एक फसल होती है, वो कौन सी होती है, गन्ना। इसके लिए क्या होता है, गन्ना है, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट है प्री के हिसाब से। किसके लिए, आपका ये हो गया प्री के लिए आपका किससे हो गया, ये एमएसपी से संबंधित। अब आपको करना क्या है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसे है कि एमएसपी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सरकार क्या करती है कि किसानों को, ठीक है, किसानों को क्या करती है कि फसल की बुआई से संबंधित पूर्व जो है क्या करती है, कीमतों का आश्वासन देती है, कीमतों का आश्वासन देगी, ठीक है। खाद्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण रखेगी, खाद्य मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होगी, ठीक है। किसानों की आय सुरक्षा होगी, किसानों की आय सुरक्षा होगी, ठीक है। कृषि निवेश बढ़ेगा इससे, ठीक है, एमएसपी से। बाजार जोखिम की से सुरक्षा होगी, ठीक है। और किसानों के लिए क्या है कि सूचना और निर्णय भी जो है, उचित सूचना निर्णय जो है इसके निर्माण में भी ये सहायता करेगी। अब हम समझ सकते हैं कि एमएसपी के लाभ क्या हैं। अब अगर हमको लिखना पड़े कि हमको एमएसपी का लाभ बताइए, तो बहुत सी ये चीज़ें अगर आपको आ जाएंगी ना कि एमएसपी की लाभ बताइए, तो उसको क्या करेंगे आप लोग, देखिए एमएसपी के लाभ में आप 5-7 चीज़ें लिख सकते हैं। क्या है, इससे कृषि उत्पादन बढ़ता है, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ठीक है। होता क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी, सतत और समावेशी विकास लाभ होगा, ठीक है। किसानों की आर्थिक और सामाजिक जो न्याय है उसको सुनिश्चित किया जा सकेगा, ठीक है। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, ठीक है। और क्या होगा, कृषि विपणन में सुधार होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, 2-3 चीज़ें और लिख सकते हैं। मांग आपूर्ति और सप्लाई चेन में जो है स्थिरता आएगी, ठीक है। कृषि उत्पाद का जो है आयात जो है घटेगा, जिससे क्या होगी कि जो आपका CAD होता है, करंट अकाउंट डिफिसिट होता है, आप पढ़ेंगे प्री में और इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ते हैं आप लोग, तो करंट अकाउंट डिफिसिट क्या है वो कम होगा, जिससे क्या होगी कि दाल और तिलहन जो इससे सबसे अधिक प्रभावित होती हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। और बाजार की कीमतों में भी स्थिरता आएगी। ये आपका एमएसपी से संबंधित लाभ हो गया। अब कुछ जैसे एमएसपी से संबंधित अगर आपको आलोचना लिखनी हो तो वो क्या लिख सकते हैं, इससे क्या होता है कि एकल फसल तंत्र को बढ़ावा मिला है, इससे, ठीक है। सामाजिक आर्थिक विषमताएं पैदा हुई हैं, क्योंकि क्या है कि जो हरित क्रांति संबंधित जो प्रदेश थे जो उत्तर के, वो अधिक प्रभावित हुए, सबसे अधिक लाभान्वित हुए। क्या है कि जो शस्य प्रतिरूप है, यानी कि जो आपका फसलों के पैटर्न है उस पर प्रभावित पड़ा है, ठीक है। बाजार मांग और सप्लाई में बाधा एक हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, राजकोषीय दबाव पड़ा है सरकार पे, दबाव पड़ा है, ठीक है। कुछ फसलें सबसे अधिक लाभान्वित, जैसे चावल और गेहूँ, ठीक है। अब क्या है कि बड़े किसान अधिक लाभान्वित होते हैं एमएसपी से, छोटे किसानों के पास कुछ नहीं होता, न जमीन होती है, वो दूसरे की खेती करते हैं, तो वो सबसे अधिक एमएसपी का लाभ नहीं ले पाते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ये आपका एमएसपी से संबंधित जो चीज़ें थी वो मेंस के हिसाब से मैंने उसको करा दी। अब इसमें आपको
लिख तो नहीं पाया हूँ, चूँकि क्या है कि जल्दी जल्दी पढ़ने, आधे घंटे में सब चीज़ें ख़त्म करनी है, तो इतना कंटेंट बहुत है। एमएसपी भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप वीडियोस को सुनेंगे तो आप उसको लिख लेंगे पॉइंट वाइज। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये कंटेंट दिया था कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ आता है प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के जीएस 3 में ये भी है, पशुधन क्षेत्रक। पशुधन क्षेत्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। पशुधन क्षेत्रक में आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये आपका सिलेबस है, ये सिलेबस है आपका जीएस 3 का। इसमें आप देख रहे हो पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, सीधे एकदम पॉइंट मेंशन है, सीधे पॉइंट मेंशन है। अब यहीं से प्रश्न कैसे बने हैं वो देख लीजिए थोड़ा। इसमें क्या है कि देखिए आप, ये है जीएस का पेपर, जीएस 3 का। इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषितर रोजगार वो आय का प्रबंधन करने में पशुधन पालन बड़ी संभाविता है। भारत में इसकी क्षेत्र की प्रोन्नति करने के संयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिए। डायरेक्ट सिलेबस से प्रश्न, इसीलिए कहता हूं कि सिलेबस के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसको आप क्लासेस करिए। ये आज आपकी करंट अफेयर क्लासेस नहीं थी, ये आपकी जीएस 3 की क्लासेस थी, एक तरह से समझ लीजिए। अब इसमें क्या है कि हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, विजन आईएएस के। इसमें क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा पशुधन क्षेत्रक जो है, ये न्यूज़ में क्यों रहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग जो है डीएचडी जो है, उसने क्या कहा, पशुधन क्षेत्रक के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की, पहली क्रेडिट गारंटी योजना। अब ये क्या है, ये डीएचडी यानी कि पशुपालन और डेयरी विभाग किसके अंतर्गत आता है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अब क्या है, इसका तथ्य क्या था, इसका उद्देश्य क्यों क्रेडिट लाइन शुरू की, इसका क्या हुआ कि ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना था, पशुधन क्षेत्र में एमएसपी को सुचारू रूप से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करनी थी। इस योजना जो है इसका पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत होगी, ठीक है। और इसमें सरकार ने क्या किया कि 750 रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है, जो क्या करेगा, एमएसएमई को प्रदान करने वाले ऋण का जो है 25% भाग जो है क्रेडिट गारंटी कवरेज करेगा, ठीक है। ये क्या हुआ कि पशुपालन ने विभाग ने क्या किया कि पशुधन क्षेत्र के लिए पहली गारंटी योजना शुरू की है। इसको आप अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप लिख सकते थे, ठीक है। अब चीज़ है कि डेटा बैंक, पहले तो डेटा समझ लीजिए, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि जो पशुपालन की चीज़ है, ठीक है, पशुपालन विभाग है, पशुधन क्षेत्रक है, वो भारत के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो आपके लिए कुछ डेटा होना चाहिए, तभी तो आप बताएंगे ना कि आखिर वो क्यों है। तो पशुपालन क्या करता है कि देश की जीडीपी में 4% का योगदान देता है। इसको लिख लीजिए आप कहीं, ये काम करेगा आपके डेटा। आपको डायरेक्ट मैंने मेंस का क्वेश्चन दिखाया ही और सिलेबस भी दिखाया, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुल कृषिगत जीडीपी में इसका योगदान कितना है, 25%। और भारत की 8.8% आबादी को रोजगार देता है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत प्रथम पे है, ठीक है। और दूध उत्पादन में 51% की वृद्धि की गई है 5 वर्षों में, ठीक है। तो ये देखा गया है, डेटा है। ये डेटा क्या करता है कि इसकी महत्ता को दर्शाता है। कुछ महत्ता इसलिए भी है, आप देखिए कि पशुधन क्षेत्र का महत्व क्या है, ये भी आप देख लीजिए। इसके पास में ना इस चीज़ का मेरे पास बेसिक नोट्स भी थे, ये पहले से, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। महत्व क्या है कि क्या करता है कि कुछ खाद्य पदार्थों के लिए, जिसे क्या करता है कि खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि दूध, मांस, अंडे, ये क्या मिलते हैं, पशुधन क्षेत्रक से मिलते हैं। जिससे क्या होगा, खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षाएं होती हैं। ग्रामीण परिवारों को सब्सिडरी इनकम और भूमिहीनों को सामाजिक सुरक्षा देता है। श्रम गहन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करता है, जैसे क्या वस्त्र और चमड़ा में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार मार्क करिएगा, इसको मेंस में आपको लिखना चाहिए। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। भारत से उदाहरण के लिए जो दूध क्षेत्र से संबंधित जो श्रम बल है, उसमें क्या है, महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 70%। और एकीकृत इंटीग्रेटेड कृषि की सहायता से जो क्या कृषि के लिए जैविक खरपतवार नियंत्रण की भी उसके लिए उपलब्ध कराई जा सकती है, किसके तहत, पशुधन क्षेत्र के तहत। कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। कुछ और इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे ये क्या है कि गरीबों के लिए नकदी, पशुधन क्या है, नकदी आय का जरिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, ठीक है। ये क्या है कि आय का मुख्य स्रोत है, यानी जो है आय का मुख्य स्रोत है। महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देता ही है, महिलाओं को मुख्य रूप से रोजगार देता है, ठीक है। अब क्या है कि कोविड-19 के बाद क्या है कि ग्रामीण आजीविका और रोजगार सुरक्षा को सुनिश्चित करने में जो है इस क्षेत्र का महत्व और अधिक बढ़ गया है, ठीक है। अब क्या है कि इससे क्या हुआ कि जो
ये ना ये ऐसा है कि ये जो ना कृषि के साथ साथ क्या करता है कि इंटीग्रेटेड कृषि का जो है विकास में सहयोगी होता है। क्योंकि क्या होता है कि ये इसका सहयोगी क्षेत्र है, पशुधन क्षेत्र क्या है, कृषि का सहयोगी क्षेत्र है। इसीलिए जो है आप मेंस का सिलेबस में देखेंगे तो कृषि के साथ पशुधन क्षेत्र को रखा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारत में पशुपालन और डेयरी उद्योग क्या करता है, 100 मिलियन से अधिक जो है रोजगार पैदा करता है, 100 मिलियन से अधिक। ठीक है, तो ये आपकी इसकी महत्ता को दर्शाता है। अब आता है कि पशुपालन क्षेत्र की कुछ चुनौतियां क्या हैं। तो पहले जो है बेसिक नोट्स जो है उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए ये बेसिक नोट्स थे पशुपालन क्षेत्र की चुनौतियां, जिसमें मैंने इसको तैयार किया हुआ था। ठीक है, इसमें क्या करती है, निम्न उत्पादन है अन्य देशों की तुलना में, संस्थागत ऋण व सुरक्षित बीमा सुरक्षा का अभाव है। ठीक है, सेवाएं, रोग नियंत्रण, विदेशी प्रजातियों को प्राथमिकता। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। आवारा पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जलवायु परिवर्तन अनुकूल, इन सभी पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। कृषि मशीनीकरण होने से इसका महत्व कम हो गया। आधारभूत ढांचे की समस्याएं हैं, सड़क परिवहन और प्रशीतन की। ठीक है, वन चारागाह भूमि से नुकसान हुआ है और ये जो है कम भी हो गए हैं। पशुपालन विविधता का अभाव है, जैसे क्या है, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन पर अधिक फोकस करते हैं लोग, विविधताएं इसमें नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमी है, नवाचार और निवेश संबंधी संकट है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पशुपालन में भारत में अभाव है। ये आपके क्या हो गए, कुछ आपके चुनौतियां होंगे। ये मैंने नोट्स बताए थे, और मेंस में इतना ही लिखना होता है, इससे अधिक आप लिख भी नहीं पाएंगे, और नोट्स भी इससे अधिक आपको नहीं बनाना है। क्योंकि क्या है कि आपको 250 शब्दों में आंसर लिखने होते हैं और 150 शब्दों में लिखने होते हैं। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट, उससे अधिक थोड़ी लिख पाएंगे। तो ये अब जो चीज़ें मैंने नोट्स में बनाई हुई थी, ये पहले के नोट्स थे। अब देखिए ये जो कंटेंट है ये विजन आईएएस का, इसमें क्या है, वही चीज़ें हैं। इसमें अब मैगजीन मैं कैसे यूज करूँगा, मैं क्या करूँगा कि जो नोट्स मैंने बना लिए थे, ठीक है, उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप भी देख लीजिएगा। नोट्स मैंने बना लिए थे, उसमें से जो है मैं यहाँ से कुछ डेटा उठाऊंगा और वहाँ रख दूंगा, तो मेरा वैल्यू एडिशन हो गया। मैगजीन का यूज ऐसे ही करना होता है। जैसे अब मैंने नोट्स बनाए थे उस क्षेत्र से, अब क्या है, निम्न उत्पादकता, मैंने वहाँ लिखा था निम्न उत्पादकता। अब क्या इसमें कि वैश्विक औसत का मात्र 50% है, पशु आहार और चारे की कमी है। अब डेटा यहाँ दे दिया, मैं वहाँ लिख सकता हूँ। अब नोट्स में अपने क्या है कि जो लगभग क्या है कि कुल पशुधन का लगभग 10% भारत में है और पोषण केवल 2% के लिए है। क्रॉस ब्रीडिंग है, टीकाकरण है, और विदेशी बीमारियों संबंधित जो है वो सुबोधता पशुधन की बड़ी है। जूनोटिक रोग क्या होते हैं, जूनोटिक रोग क्या होते हैं वो बताइए। इबोला जूनोटिक रोग है या नहीं है, ये भी बताइए। 2 चीज़ें हैं, ये कल के न्यूज़पेपर में दी हुई थी, इसलिए मैंने आपको याद आ गया, मैं पूछ दिया। आप कमेंट करिएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि पर्याप्त जानकारी नहीं होना, जैसे कृषि नहीं है, जागरूकता नहीं है, मैंने वहाँ नोट्स में लिखा था। राज्य द्वारा पर्याप्त सुविधा नहीं है। अब क्या है कि जीडीपी में योगदान 25% है कुल कृषि के और जीडीपी में पशुधन क्षेत्र का, पर क्या है केवल जो है कि सार्वजनिक व्यय केवल कितना 12% ही पशुधन क्षेत्र को मिलता है। मैंने वहाँ नोट्स में भी इसको लिखा हुआ है कि विपणन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन नहीं है, ये चीज़ें हैं। और क्या है कि जो पशुधन क्षेत्र संबंधित जो एमएसपी हैं उसको क्या है, वित्त तक अपर्याप्त पहुंच है, व्यावसायिक विशेषज्ञता की कमी है, आपूर्ति श्रृंखला का जो है विस्तार उतना नहीं है, और एकीकरण भी नहीं है, जिससे क्या है कि क्षमताएं सीमित हो जाती हैं। पशुधन और पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जो है इस पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। हीट स्ट्रोक्स आते हैं, हीट स्ट्रेस भी आते हैं। ठीक है, और क्या है, वेक्टर जनित रोगों से महामारी विज्ञान पैटर्न में परिवर्तन शामिल हो। इससे क्या हुआ है कि जो है ये चुनौतियां थी पशुधन क्षेत्र के समझ। अब ये नोट्स में मैंने इसको मेंशन किया हुआ था। अब एक चीज़ नोट्स आ जाता है कि हमें करना क्या चाहिए, पशु बीमारियों के संबंध विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, नवाचार, निवेश क्षमता विकास, आधारभूत ढांचा, प्रशीतन, परिवहन, सप्लाई चेन में सुधार होना चाहिए। मुख्य चिकित्सा सेवाएं, बीमा सुविधाएं, संस्थागत तंत्र और टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पशुपालन में बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, पशु चारा व पौष्टिक आहार और चारागाह का विस्तार होना चाहिए। देश के जीडीपी में जो इसका जो योगदान है उसी के अनुसार इस पर व्यय भी होना चाहिए। पशुपालन विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र विशेषज्ञ जो पशुपालन की रणनीति को अपनाना चाहिए, क्योंकि क्या है जिस क्षेत्र के पशुपालन हो उस क्षेत्र का विशेष रणनीति हो। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और यहाँ पे है पशु अवसंरचना विकास कोष। ये सब चीज़ों पर अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। पशुधन पालन स्टार्टअप में बढ़ावा होना चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं इससे क्या होगा कि इस पर अधिक फोकस करना चाहिए। सरकार ने भी जो है इस पर फोकस किया है। अब यही चीज़ आगे की राह में हम इसको लिख सकते हैं या सुधार में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, पशु स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करना चाहिए। मैं मेंस के लिए नोट्स वो जो बना है उसको बना है।
अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मैं वैल्यू एडिशन करूँगा बस। टीकाकरण के लिए क्या करना चाहिए, मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी उपलब्ध करना चाहिए, निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, परंपरागत औषधि पद्धतियों की सूची विकसित करनी चाहिए, वन हेल्थ दृष्टिकोण पशु क्षेत्र में भी होना चाहिए, वन हेल्थ दृष्टिकोण, ठीक है। प्रजनन नीति का पुनर्गठन करना चाहिए, मवेशियों का चयन करना चाहिए अच्छी नस्ल का, फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करना चाहिए। जैसे कि आप फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज संबंधी बुनियादी ढांचों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, वस्त्र उद्योगों सहायता से क्या करना चाहिए, जो इनसे संबंधित पशु क्षेत्र हैं उनसे जोड़ना चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी को जो अपनाना चाहिए, गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, संस्थागत शुद्धिकरण करना चाहिए, एफपीओ और सेल्फ हेल्प के माध्यम से कि जो समितियां हैं, सहकारी समितियां, किसान उत्पादन संगठन है, फूड फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। और वही चीज़ मैं जो नोट्स में भी मैंने लिखा था, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और डेयरी सहकारी समितियों, किसान उत्पाद संगठनों को सहायता। और सरकार ने अन्य पहल भी किए हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना संवेक्षण, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण और संरचना विकास नीति। तो जो इतना चीज़ें ये है, इसको आप लिख सकते हैं इसके लिए मेंस में। तो सरकार की पहलें जो है, अगर आप कहीं आलोचना कर रहे हैं और आगे की राह लिख रहे हैं और उसके सुझाव लिख रहे हैं, तो वहाँ सरकार की पहलों को इतना छोटा सा देखिए। सरकार की पहल अगर आप लिखिए, बीच में से आप बना दिए सरकार की पहल, 1 2 3 4 5 पहल बता दिए, सरकार की योजनाएं बता दी। इससे क्या होगा कि जो आंसर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, ये सब चीज़ों को लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब एक क्या है कि एक देख लीजिए, AHIDF, यह आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि जो व्यक्तिगत उद्यमी, निजी कंपनियां और MSME को जो है इसके लिए निवेश को प्रोत्साहित करता है। इसमें क्या होगा कि दूध प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, पशु आहार संयंत्र, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी, ठीक है, पशु फार्म से अपशिष्ट से धन प्रबंधन, ठीक है, पशु चिकित्सा औषधि उत्पादक केंद्रों की स्थापना, इन सारी चीज़ों में जो है ये निवेश देता है। ये एक योजना है जिसके लिए निवेश को प्रोत्साहित करता है, फंड देता है, वित्तीय सहायता देती है, जिसमें क्या है कि ब्याज में 3% की छूट भी होती है। और क्या होती है कि इसका ऋण किसी भी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान किया जाएगा। बस आपको देख लेना है, फ्री के लिए थोड़ा बहुत होगा, नहीं भी इंपॉर्टेंट होगा तो छोड़ सकते हैं आप इसको। मेन क्या चीज़ था, पशुधन क्षेत्रक मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, महत्व दिखाया, डेटा आप यूज कर सकते हैं, नोट्स यहाँ से बना सकते हैं, चुनौतियों का, आगे की राह का, सरकार के द्वारा कुछ प्रयासों का, ये आपका कंप्रेहेंसिव नोट्स हो गया। और इन नोट्सों का आप सहारा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, क्वेश्चंस ज़रूर देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछा होगा। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सबसे बड़ी संभावना क्यों है, आय का प्रबंधन और कृषि तथा रोजगार कैसे दे रहा है, चुनौतियाँ लिख सके, क्षेत्र की प्रौद्योगिकी में उपयुक्त सुझाव आते चर्चा करिए, आप जरूर कर सकते हैं जो चीज़ें मैंने बताया। तो इस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस कंटेंट को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये जो है आपको ये देखना होता है कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका प्री के हिसाब से और मेंस के सिलेबस के अनुसार से, और जो क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से किस तरह से पढ़ना है। तो मैंने आपको ये 2 ही टॉपिक पढ़ाए हैं, लेकिन प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेंस के हिसाब से मैंने आज फोकस था और मैं उसको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पढ़ाया। तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा, और मैं आगे भी अब कल जो है अन्य जो टॉपिक्स बचे हैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।